रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नकूश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नकूश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नकूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 38। ओहो, मेरा ख्याल है सरफराज साहब, माफ़ कीजिएगा, आपने अजीब चाल बताई है। क्यों मिस लोरीन, इसका क्या हशर होगा? आप फराख दिली से काम लें, यानी पिटवा दे इसे, किस काम आएगा, मगर फ़ायदा क्या होगा? इंसान को पुरुम्मीद रहना चाहिए, मुमकिन है फ़ायदा हो ही जाए। ओह नहीं, ये मुनासिब ना होगा, प्लीज़ मिस लोरीन। अरे मगर, लोरीन अखलाकन हंसने लगी और उसके ख्याल में ये एक अहमकाना चाल थी। इनके कहने से पप्पा अगर हार गई तो मिस्टर सरफराज आधे जिम्मेदार होंगे, लोरीन ने घोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा और हिल लैन ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। थैंक यू मिस्टर सरफराज, इस एक अदद घोड़े का शुक्रिया, वो हंसते हुए बोला और उसने फ़ौरन उसी मोहरे से घोड़ा पीटा जिससे मैं चाहता था। हाय मेरा मजलूम घोड़ा, लोरीन ने अफसोस से घोड़े को देखते हुए कहा और मैं इंतज़ार करने लगा कि लोरीन की इस चाल पर निगाह पड़ जाए जो मैं चाहता हूँ, लेकिन लोरीन के जहन में वो चाल ना थी। खेल कुछ गड़बड़ हो गया है पापा, हा 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 हा। हिल लैन दी ग्रेट के सामने यही होता है। भेजो मियाँ सरफराज, भेजो मेरे दोस्त इस साथी को भी। हिल लैन बच्चों की तरह खुश हो रहा था। मिस लोरीन, आप इसे क्यों भूल रही हैं जिसके लिए आपने एक घोड़ा कुर्बान किया है? मैंने एक प्यादे की तरफ इशारा किया। इसे? अरे अरे ओ! लोरीन मुसर्रत से चीख पड़ी और फिर उसने नहायत फुर्ती से प्यादा उस जगह रख दिया जहां मैं चाहता था। क्या मतलब? हिल लैन ने मुंह फाड़ कर कहा। ये इधर से शह लीजिए पापा। और सरफराज दी ग्रेट वो बेसाख्ता उठी और ज़बरदस्ती मेरे होंठ चूम लिए। फिर वो तालियां बजा बजा कर उछलने लगी। मैंने घबराए हुए अंदाज में हिल लैन की तरफ देखा, लेकिन उसने गर्दन नहीं उठाई थी। वो बेदस्तूर गर्दन झुकाए इस अनोखी चाल को देख रहा था और काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। शाह हो गई पापा, अब बचिए वरना मात। लोरीन बेदस्तूर उछल उछल कर तालियां बजाते हुए बोली। कैसे हो गया? वो ठोड़ी खुजाते हुए बोला। बहुत देर हो गई पापा, जल्दी करें। अब क्या करूं, कोई चाल ही नहीं रही तो मात। ठीक है लोरीन, मगर सरफराज। हाँ मिस्टर सरफराज, अब लोरीन पर भी हैरत का भूत सवार हो गया। क्या आपने जानबूझकर घोड़ा पिटवाया था? जी नहीं सरफराज, अनोखी चाल थी। लोरीन, इनके साथ खेलो, मैं नहीं समझ सकता ये इत्तेफाक था या फिर बहुत सी गहरी चाल। मोहरे पिटवा कर मात कर देना बहरहाल ज़बरदस्त एतमाद का सबूत है। बाजी लगाऊं सरफराज साहब? लोरीन ने पूछा। लगा लीजिए, मैंने कहा। वंडरफुल, मैं अभी तक हैरान हूँ। क्या मैं लोरीन की मदद कर सकता हूँ सरफराज? ज़रूर, इसमें क्या हर्ज है। तैयार हो जाओ लोरीन, बस एक चाल से तुम मुकाबल की कुव्वत का अंदाज़ा लगा सकती हो। एक इजाज़त चाहता हूँ मिस्टर हिल लैन। हाँ हाँ ज़रूर। मिस लोरीन को शिकस्त का एहसास तो नहीं होगा। मैंने उनकी मुस्कुराहट फीकी नहीं देखना चाहता। देखा ये खौफज़दा करने वाली हरकतें शुरू हो गईं। ये नफ्सियाती हरबे कहलाते हैं। हिल लैन ने लोरीन को चढ़ाया। नहीं मिस्टर सरफराज, मैं एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह शिकस्त कबूल करूंगी, उसने सारे मोहरे लगाते हुए कहा और मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। इस दौरान काफ़ी आ गई और हिल लैन ने एशिया को वापस भेज दिया और ख़ुद काफ़ी बनाकर सबको पेश की। बड़ा ही नफीस इंसान था और खेल शुरू हो गया। लोरीन ने खूब सोच समझ कर चाल चली थी। मैंने जवाबी चाल चल दी और लोरीन सोचने लगी।
फिर उसने कॉफ़ी के कई घूंट लिए और फिर चाल चल दी। वो बहुत सोच समझ कर चाल चल रही थी, लेकिन मेरी पूरी बसात पर मेरी निगाह थी। मैं उसके सोचने के दौरान ये सोचता रहा था कि अगर वो ये चाल चलेगी तो मैं कौन सी चाल चलूँगा। चुनाचा मैं तो फैसला पहले ही कर चुका था। मैंने दूसरे सेकंड में ही वही चाल चल दी और मुखालफ का ये अंदाज मुकाबल के लिए काफ़ी खौफनाक होता है। लोरीन ने पूरी तरह सोच समझ कर तीसरी चाल चली और फिर दूसरे सेकंड चाल चल दी। इस बार लोरीन को मेरा एक मोहरा पीटने का मौका मिल गया, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की और मेरी चाल को समझने लगी। बहरहाल उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। मैं एक इंतहाई सनसीखेज बाजी बनाना चाहता था और उसके लिए मुझे मुसलसल 3 मोहरे पिटवाने थे। हाँ, अगर लोरीन मेरी मर्जी के मुताबिक चाल ना चलती तो मुझे सोचना पड़ता, लेकिन बहरहाल लोरीन को कोई नुकसान नज़र नहीं आया और उसने मेरा मोहरा पीट दिया। तब मैंने पूरे एतमाद से चाल चल दी। बड़ा खौफनाक अंदाज है, बाई गॉड, बड़ा ही खौफनाक अंदाज, हिलमैन ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। लोरीन ने एक खूबसूरत चाल चली और किसी कदर मुतमिन नज़र आने लगी। चलिए मिस्टर सरफराज, वो बोली और मैंने सुकून से एक और चाल चल दी। ओहो, हिलमैन ने एक गहरी सांस ली। इत्तफाक था कि सिर्फ इत्तफाक, मुझे शिकस्त देने के लिए सिर्फ एक चाल तुम्हारे जहन में आगे थी। नहीं डियर सरफराज, लोरीन खासे स्टैंडर्ड की खिलाड़ी है, यकीनन ऐसा ही अंदाज होता है। मेरा ख्याल है कि चंद चालों में फ़ैसला हो जाएगा। हाँ मिस लोरीन, मेरा एक और मोहरा पीटेंगी और उसके बाद उनके लिए कोई चाल ना होगी। चैलेंज, और अगर आप इजाज़त हो तो। हाँ हाँ, चलिए मिस्टर सरफराज। ये पेशकश, ये पैदल पेश खिदमत है। मैंने सुकून से चाल चल दी और लोरीन समझने लगी, लेकिन मैं अभी तक वो मेरे बिछाए हुए जाल को नहीं समझी थी। चुनाचा पूरी तरह सोचने के बाद उसने मेरा पैदल हलाक कर दिया और उसके बाद मैंने एक चाल चली। ये किधर है? हिलमैन बोला। गलत तो नहीं है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा? चलिए मिस लोरीन। बात मेरी भी समझ में नहीं आई मिस्टर सरफराज। लोरीन उलझन में फंस गई। दर हकीकत मेरी ये चाल काफ़ी गैर मुतवक्का थी। लोरीन सोचती रही, लेकिन दोनों बाप बेटी की निगाह में मेरी ये चाल अहमकाना थी। लोरीन ने जवाबी चाल चली और मैंने खुद एक और गैर मुतवक्का चाल चल दी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हिलमैन चीखा, लेकिन अचानक लोरीन सहमे हुए अंदाज में बोली, पापा चलो, तुम्हारे पास एक उम्दा चाल है, इसे आगे बढ़ाओ। हिलमैन ने एक मोहरे की तरफ इशारा किया और लोरीन ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, नहीं पापा, आप देखिए, ये तो मैं बुरी तरह फंस गई। अरे, अब बसात हिलमैन की समझ में आई थी। वो दिलचस्पी से मोहरों पर झुक गया और चंद मिनट के बाद उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारी ये चाल तुम्हारे लिए तबाह कुन है लोरीन। मगर पापा, क्या शतरंज का कोई जादू नहीं है? खुदा की कसम है। और सरफराज, तुम वाकई शहनशाह हो और बादशाहों की तरह चालें चलते हो, नुकसान बर्दाश्त करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदाज ज़बरदस्त एतमाद होता है। लोरीन, क्या तुमने सरफराज की चाल चलने का अंदाज देखा? हाँ पापा। क्या ये शतरंज का शहनशाह नहीं है? एक बाजी और मिस्टर सरफराज, लोरीन ने कहा। हाजिर। मैंने शाने हिलाए और इस बार भी मैंने एक दूसरी खूबसूरत तकनीक से लोरीन को मात दी और उसने मेरे हाथ चूम लिए। सरफराज, खुदा की कसम, अगर तुम बैनुल अक़वामी खेल में हिस्सा लो तो तुम्हारा सानी नहीं होगा। अच्छा सुनो, हम तुम्हें उस्ताद तस्लीम करते हैं। इस बार हमें हमारी खामियों से आगाह करते रहो। मंजूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार आपने दूसरी तकनीक इस्तेमाल की थी। मैं 50 बार आपसे खेलूंगा मिस लोरीन, और हर बार एक नई तकनीक होगी। आइए, लेकिन 2 चालों के बाद आपको आपकी खामियों और अपने प्रोग्राम से आगाह कर दूंगा। बिल्कुल ठीक। और इस बार फिर बाजी शुरू हो गई। लोरीन और हिलमैन पूरी जानफशानी से खेल रहे थे। 2 चालें हो गईं तो मैंने कहा, देखिए मिस लोरीन, अब जाल फैला रहा हूँ। ये प्यारा कुर्बानी का बकरा है, आप चाल चले। फ़र्ज़ करें मैं ये पैदल आगे बढ़ा दूँ तो मेरे घोड़े की ज़िद में आ जाएगा। वो किस तरह? इसके बाद आपको इस प्यारे को हटाना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूरी है, और मेरा ये दूसरा घोड़ा शाह की ताज में लग जाएगा।
अरे हाँ, मगर ठीक है, मैं इसे नहीं बढ़ाती, ये चलती हूँ। लोरीन ने शरारत से वो दूसरा मोहरा आगे बढ़ा दिया। इस तरह तो मेरा काम और आसान होगा। मैंने निगाह रखी थी कि आप इन दोनों चालों के अलावा कोई चाल नहीं चल सकती, इसलिए मैंने दो तरफा बंदोबस्त कर दिया था। हाय, अब भी गड़बड़ होगी, लोरीन बोली। हाँ, मगर किस तरह मेरी समझ में नहीं आया। ये ले, मैंने अपने एक पैदल को हटा लिया, इससे क्या फ़र्क पड़ा। चाल चले, मैंने कहा, और लोरीन ने सोच समझ कर चाल चल दी और मैंने फ़ौरन जवाबी चाल चल दी। बस बस लोरीन, अब मान लो, ये देखो, ये घोड़ा क्या तबाही मचा रहा है। उसके ढाई घर पूरे में, और उसके बाद जब ये मारा जाएगा तो शाह की शामत आ जाएगी। और लोरीन सोचती रही। फिर उसने गर्दन हिला दी। मिस्टर सरफराज, मैंने आपको शतरंज का शाह मान लिया। वाकई आपका खेल लाजवाब है। शुक्रिया मिस। अभी तो इनके बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका, ना जाने ये कौन कौन से खेल के शाह होंगे। भाई लुत्फ़ आ गया, और ये किस सादगी से कह रहे थे कि थोड़ा बहुत खेल आता है। यार, तुम ये सारी मशीनरी पहचान तो नहीं गए? मुमकिन है साइंसदान भी हो, हिल्लैंड ने कहा, और मैं हंसने लगा। काफ़ी देर तक मैं उन लोगों के साथ रहा और फिर इजाज़त लेकर वापस आ गया। दूसरा दिन भी उनके साथ गुजरा, और उस दिन हिल्लैंड से काफ़ी बातें हुई थी। हिल्लैंड ने मेरा मकसद पूछा और मैंने उसे तफसील से बता दिया। हिल्लैंड काफ़ी देर तक सोच में डूबा रहा, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, बहरहाल मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मिस्टर सरफराज। ये हकीकत है कि तुम बहुत नफीस इंसान हो और तुम्हारी मदद करके मुझे दिली खुशी होगी, लेकिन मेरी दरख्वास्त मैं दोबारा कहकर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर हिल्लैंड, बहरहाल मैं हर उस अमल के लिए तैयार हूँ जिससे आप मुतमिन हो सकें। बस मैं मुतमिन हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे कि जो कुछ कर रहा हूँ उसे तकमील तक पहुँचा लूँ। इंसान दीवाना हो रहा है, कौन जाने कब उसकी दीवानगी दुनिया को तबाही के किनारे पहुँचा दे। मैं इन नेक मकासद के रास्ते में कोई पत्थर फेंक कर इंसानी वजूद को सबूत नहीं दूंगा। मिस्टर हिल्लैंड, मैंने संजीदगी से कहा, और हिल्लैंड गर्दन हिलाने लगा। बहरहाल फिर मैं वापस आ गया। आज का खेल काफ़ी दिलचस्प था। मैं बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी तफरीह करके लुत्फ़ अंदोज़ हुआ था। टोबो और ज़वाला सोने के लिए लेट गए थे। मैं काफ़ी देर तक बिस्तर पर लेटा मुख्तलिफ़ ख्यालात में उलझा रहा। आज तवील अरसे के बाद मुझे कौसर और नवाब फ़िरोज़ुद्दीन और दूसरे लोग याद आए थे। ना जाने बदबख्त कहाँ होंगे, किसी हादसे से दो चार ना हो गए हों। हो जाएं, खुद नवाब फ़िरोज़ुद्दीन ही ख़राब हो गए थे, मैं क्या करता। उन्हें तो मेरे ऊपर एतमाद करना चाहिए था। खासी रात गए तक मेरा जहन ख्यालात की अमाजगाह बना रहा और फिर मैं सो गया। दूसरी सुबह हस्बे मामूल खुशगवार थी। नाश्ते पर हिल्लैंड की तरफ से बुलावा आ गया। सिर्फ मैं हिल्लैंड के पास पहुंच गया और मैंने उसके साथ नाश्ता किया। टोबो और ज़वाला को दूसरे लोगों ने संभाला हुआ था। जहां जो लोग तुम्हारे साथ हैं मिस्टर हिल्लैंड, वो यकीनन तुम्हारे एतमाद के लोग होंगे। मैंने नाश्ते के दौरान हिल्लैंड से पूछा। कतई, मैंने अपने मिशन की तकमील के लिए अहले दिल ही को पुकारा था, और जो लोग मेरी आवाज़ पर मेरे पास पहुँचे वो दुखी इंसानियत के हमदर्द थे। मैंने उनके सामने अपना मंसूबा रखा और उन्होंने खलूस दिल से उसे तस्लीम कर लिया। मैंने सारी तफसीलात उन्हें बता दी थी और फिर वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ मुंतकिल हो गए। यहाँ उनकी बीवियाँ मौजूद हैं और वो सुकून से काम कर रहे हैं। मेरी दिली दुआएं आपके साथ हैं मिस्टर हिल्लैंड। शुक्रिया। हाँ मिस्टर सरफराज, मैंने मुसलसल लोरीन से मशवरा किए हैं। बहरहाल तुम्हारे बारे में हम मुत्तफिक हो गए हैं इस बात पर कि तुम्हें अल्लाह की मदद के लिए क्या क्या चीज़ें दी जाएं। चुनाचा आज हम अपने हथियार तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं। तुम उन्हें अपने कब्ज़े में ले लो और उसके बाद आराम से जब तक चाहो यहाँ रहो। मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर हिल्लैंड। मैं खुद भी जल्द अज जल्द अपने मिशन की तकमील का ख्वाहिशमंद हूँ। बस आपका इंतज़ार कर रहा था और मिशन की तकमील के सिलसिले में तुम्हें देर ना करने दूँगा, हिल्लैंड ने कहा और फिर लोरीन की तरफ देखते हुए बोला, और लोरीन, हम ये चीज़ें मिस्टर सरफराज को दे दें, हमें उसका अमली मुजाहरा भी करना है। ओके पापा। वो मुझे लिए हुए एक दूसरे कमरे में आए और यहाँ बेशुमार
आंसी आलात रखे हुए थे। हिलमैन ने एक फौलादी अलमारी खोली और उसमें से एक डिबिया निकाल ली। डिबिया में 2 छोटे हल्के शीशे रखे हुए थे। हिलमैन ने दोनों शीशे निकाल लिए और फिर अपने हाथ से मेरी आंखों के पपोटे उठाकर दोनों शीशे मेरी आंखों में फिट कर दिए। हल्की सी सोजिश होने लगी थी, लेकिन हिलमैन ने सियाल के चंद कतरे मेरी आंखों में टपका दिए, जिसकी वजह से सोजिश खत्म हो गई और शीशों ने अपनी जगह बना ली। ये शीशे तुम्हारी बेनाई में बेपनाह इजाफा कर देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद तुम उनका तजर्बा कर सकते हो। इनकी मदद से तुम दिन और रात में दूर दूर की चीज़ें देख सकते हो। रात को इन शीशों से तेज पतली रोशनी फूटेगी जो कुर्बो जवार की हर चीज़ को मुनव्वर कर देगी। बहरहाल ये अनोखी चीज़ होंगी इन वैश्यों के लिए। बेशक, मैंने सरसराती आवाज़ में कहा। अब मैं तुम्हारी दाहिनी कलाई का ऑपरेशन करूँगा। इस मेज़ पर आ जाओ, हिलमैन ने कहा और मैंने उसके हुक्म की तामील की। ये अनोखे तोहफे मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थे। लोरीन हिलमैन की मददगार थी। मेरी कलाई को सुन करके उसमें गहरा शिकाफ दिया गया और फिर उंगलियों तक मेरी खाल उधेड़ दी गई। एक स्याह रंग की शय उस शगाफ में रखी गई और उससे मुंसलिक मसनूई रगें मेरी उधड़ी हुई खाल में उंगलियों तक लाई गईं और फिर खाल को किसी चिपकाने वाली चीज़ से पेस्ट कर दिया गया। शगाफ को टांके लगाकर बराबर कर दिया गया। ये काम नहायत मुशाक से हुआ था और थोड़ी देर के बाद वो फारग हो गए। क्या तुम किसी किस्म की तकलीफ महसूस कर रहे हो? हिलमैन ने पूछा। हरगिज़ नहीं, कोई उलझन, सिर्फ एक, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, क्या? शीशों के बारे में तुमने बता दिया, लेकिन ये क्या चीज़ थी? इंतहाई नायाब चीज़। वो तो मुझे यकीन है कल तुम उसका तजर्बा कर सकोगे। इससे पहले नहीं जान सकता। क्यों नहीं? बस ज़रा सस्पेंस था। ओहो, जैसे आपकी मर्जी। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ये एक इंतहाई ताकतवर एटमी बैटरी है जो साल हा साल काम कर सकती है। इस बैटरी ने तुम्हारे उस हाथ को इंतहाई अजीम कुव्वत बख्श दी है। तुम उंगलियां सीधी करोगे तो उससे इंतहाई तबाहकुन शुआएं निकलेंगी जिनकी पहुंच तकरीबन 20 गज तक होगी। सारी उंगलियों को मिलाकर तुम 100 गज के फासले तक पड़ी हुई 500 पाउंड वजनी चीज़ तक को उठा सकोगे और इंतहाई कुव्वत तक जितनी दूर चाहो फेंक सकते हो। इस हाथ की मुट्ठी बनाकर चट्टाने तक को तोड़ सकते हो। दरख्त के तने दरमियान से तोड़ सकते हो। मेरा सांस धूकनी की तरह चल रहा था। ये खौफनाक कुव्वत मुझे मिल गई थी और उसकी मदद से तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। बहुत कुछ, इतना कुछ कि जिसका तसव्वुर भी मुश्किल था। मेरे मुंह से अल्फाज ना निकल सके। चुनाचा मेरी तरफ से ये 2 तोहफे कबूल करो मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हिलमैन, इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कर सकूँगा। मैंने कहा, तुम्हारे दोस्तों के लिए मैंने उन 2 गनों का इंतखाब किया है। ये सिर्फ ये 2 गनें ज़बरदस्त तबाही फैला सकती हैं। इनसे शुआएं दायरे से निकलेंगी और उनकी लपेट में जो चीज़ आएगी फना हो जाएगी। बहुत खूब, मेरा ख्याल है काफ़ी है। मिस्टर हिलमैन, आपने बहुत कुछ दे दिया है। आप दोस्त भी तो बहुत अच्छे हैं मिस्टर सरफराज, लोरीन बोली। अच्छे आप लोग हैं जो दूसरों की मदद का ऐसा अजीम जज्बा रखते हैं। अच्छा भाई, अब तारीफ़ व तौसीफ़ का दौर ख़त्म, आओ यहाँ से चलें, हिलमैन ने कहा और हम तीनों कमरे से निकल आए। मेरा ख्याल है कि आज पूरा दिन शतरंज है। दरअसल सरफराज, मैं बाहर नहीं निकलता। कोई ख़ास ही काम हो तो दूसरी बात है, और ना जाने जहाँ तक होता है मैं इंसानी निगाहों से रोपोश रहने की कोशिश करता हूँ। हमें उसी दिन देख लिया गया था मिस्टर हिलमैन, जिस दिन हमने यहाँ क़याम किया था। हाँ, और अगर आप हमें रात को कत्ल कर देते तो शायद आपको ये उलझन ना होती। हाँ ठीक कहा, लेकिन मजहबी इंसान हूँ, ज़िंदगी खुदा देता है। फिर इंसान को क्या हक है कि किसी से खुदा की दी हुई नेमत छीने, और जो लोग ये करते हैं वो खुदा से जंग के दावेदार हैं। काश मिस्टर हिलमैन, दुनिया आपकी मदद कर सकती। तुम करते हो, हिलमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, दिलो जान से। यही मेरा मुजस्मे का असर है। और हम कमरे से निकल आए। अच्छा भाई लोरीन, तुम जब तक मिस्टर सरफराज से बातें करो, मैं उन लोगों को हदायत दे आऊँ। ओके पापा, लोरीन ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे साथ उसी कमरे में आ गई जहां हम लोग रात को शतरंज खेले थे। आइए मिस्टर सरफराज, वो बैठते हुए बोली और फिर चौंक कर कहने लगी,
ارے آپ کا موڈ بھی ہے یا ہم آپ سے زبردستی کر رہے ہیں؟ نہیں مس لورین، موڈ نہ ہونے کی کیا بات ہے، مجھے شطرنج سے بے حد دلچسپی ہے اور آپ یقین کریں اس سے قبل میں کبھی نہیں ہاری، لیکن آپ کی چالیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے ابھی ہم شطرنج کی ابتدا سے بھی واقف نہیں ہیں۔ میں نے پوری زندگی مختلف تفریحات میں گزاری ہے مس لورین، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، اور جس کام کو میں نے پسند کیا اور پھر اس میں کمال حاصل کر لیا، یقیناً میں معترف ہوں۔ ویسے اگر آپ اجازت دیں تو کچھ ذاتی سوالات پوچھوں؟ ہاں، ہم دوست ہیں مس لورین۔ آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں، کیوں؟ بس اس کے بارے میں سوچا نہیں کبھی۔ اوہو، محبت کی ہے کبھی کسی لڑکی سے؟ تو اور کیا، لورین مسکرا پڑی۔ مس لورین، میں الجھا ہوا ہوں، فیصلہ نہیں کر پایا اس بات کا۔ اوہو، وہ کیوں؟ طویل داستان ہے، یوں سمجھ لیں بہت سی لڑکیاں سامنے آئیں، میں نے انہیں پسند کیا لیکن انہیں وہ درجہ نہ دے سکا جو وہ چاہتی تھی۔ آخر کیوں؟ میری ذات کو چیلنج کر دیا گیا تھا، میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور باقی سب کچھ بھول گیا۔ اوہو، لیکن کیا کسی بھی لڑکی نے؟ نہیں مس لورین، ایک تصویر میری آنکھوں میں چھپی رہ گئی ہے، کبھی کبھی وہ ابھر آتی ہے اور میرے دل میں ایک خلش بیدار ہو جاتی ہے۔ بہت حسین تصور ہوگی وہ، ہاں بے حد حسین۔ اپنا مشن پورا ہونے کے بعد آپ اسے ضرور اپنا لیں مسٹر سرفراز، لورین عجیب سے لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں کہہ سکتا مس لورین، زندگی کون سے رخ اختیار کرے، میری دعا ہے کہ آپ زندگی کی ہر کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ شکریہ مس لورین، میں نے آہستہ سے کہا اور لورین کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی جسے اس نے پی لیا اور مسکرانے لگی۔ تو آئیے بازی لگائیں۔ ہاں ضرور، میں نے مہرے سجاتے ہوئے کہا۔ کاش آپ مزید چند روز یہاں رہ سکتے، وہ بولی۔ آپ کے آ جانے سے اس خشک ماحول میں ایک زندگی کی لہر سی دوڑ گئی ہے، اور اب آپ چلے جائیں گے تو پھر وہی مشینیں، وہی زندگی۔ آپ بھی یہاں سے کہیں نہیں جاتی مس لورین؟ نہیں، جب اکتا جاتی ہوں تو پاپا مجھے سیر کرنے کے لیے بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ پوری دنیا میں تنہا ہیں، کہیں بھی دل نہیں لگتا، لورین نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا، عورت کے چہرے کے تاثرات اب میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ میں لورین کے چہرے پر حماقت کے سائے لہراتے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کے جذبات کو اہمیت نہیں دی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، میں کہیں بھی الجھن میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لوگ بہت ہمدرد تھے، میں یہاں ایسے داغ نہیں چھوڑ سکتا تھا جو ان لوگوں کو کسکتے رہتے جنہوں نے میری بھرپور مدد کی تھی۔ مس لورین اس وقت بد دلی سے کھیل رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ پھر ہم دونوں مشکل ہل لین کی آمد نے حل کر دی۔ کیوں لورین پھنسی ہوئی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں پپا، لیکن اب میرے کھیلنے کا انداز مقابلے کا سا نہیں ہے۔ اوہو، میں مسٹر سرفراز سے سیکھ رہی ہوں۔ ضرور ضرور سیکھو۔ ہل لین ہنستا ہوا ہمارے پاس بیٹھ گیا اور پھر وہ لورین کی مدد کر، لیکن لورین جم کر نہ کھیل سکی۔ لنچ تک شطرنج بچھاڑ رہا۔ لورین کی حالت کسی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ لنچ کے بعد ہل لین نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا حالت حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ زخم میں تکلیف تو ابتدا میں بھی نہیں تھی، لیکن اب تو زخم بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے سرفراز، تم اپنی قوت کا تجربہ کرو گے؟ اگر آپ پسند کریں مسٹر ہل لین۔ تب پھر آؤ، میں نے بھی طویل عرصے سے کھلی فضا میں سانس نہیں لیا۔ آؤ لورین، ایک گن بھی اٹھا لو۔ اور لورین نے ان میں سے ایک گن اٹھا لی جو ہل لین نے ٹوبو وغیرہ کے لیے دی تھی، اور پھر ہم تینوں باہر نکل آئے۔ میری آنکھوں میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بالکل نارمل تھا۔ میٹنگ سے باہر نکل کر ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ تب ہل لین نے کہا، اب اپنے ذہن میں کسی دور دراز حصے کا تصور کرو اور اپنی آنکھیں اس سمت مرکوز کر دو جہاں تم دیکھنا چاہتے ہو۔ میں نے ہل لین کے کہنے کے مطابق کیا۔ انتہائی فاصلے پر مجھے ایک ننھا سا دھبا نظر آیا، کسی طور سے اسے دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے سوچا اور اپنی نگاہیں اس دھبے پر مرکوز کر دیں، اور دھبا برق رفتاری سے میری طرف آنے لگا، نزدیک اور نزدیک، اور یہ کانٹوں دار جھاڑیوں کا ایک ڈھیر تھا جس میں سانپ کل بلا رہے تھے۔ ایک ایک چیز صاف نظر آنے لگی اور میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا پوزیشن ہے؟ ہل لین نے پوچھا، حیرت انگیز۔ ویری گڈ، اب ہاتھ کی ٹرائی بھی کر لو۔ کس طرح؟ دونوں چیزوں میں ذہنی قوت شامل ہے۔ وہ سامنے کی چٹان دیکھو، ہاتھ کی انگلیاں ملا کر اس کی طرف کرو اور محسوس کرو
जैसे तुम उसे उठा रहे हो और फिर उसे उठा कर फेंक दो। मैंने हिलैंड के कहने के मुताबिक किया। दर हकीकत मुझे ऐसा ही एहसास हुआ जैसे वह बड़ी चट्टान छोटी होकर मेरी गिरफ्त में आ गई हो, और फिर मैंने एक फासले का तयन करके उसे फेंक दिया। मेरी आंखों ने क्या देखा, वज़नी चट्टान इतनी ही दूर जा पड़ी थी। मेरे पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। ये खौफनाक कुव्वतें मेरी थी। फिर वो दूसरा तजर्बा किया गया। हमने एक पत्थर ही को निशाना बनाया था। मैंने उंगलियां सीधी की और मेरी उंगलियों से रंगीन शुआएं खारिज होकर पत्थर पर पड़ी। पत्थर के परखचे उड़ गए थे। मिस्टर हिलैंड, मैंने फरते जज्बात से उनका बाजू पकड़ लिया। सिर्फ एक बात मेरे दोस्त, ये इन तमाम चीज़ों की कीमत होगी। हिलैंड ने संजीदगी लहजे में कहा। क्या मिस्टर हिलैंड, तुम इन कुव्वतों का इस्तेमाल ज़रूर करोगे, लेकिन अपनी अपनी बर्तरी के लिए नहीं, किसी मजलूम की मदद के लिए और किसी जालिम की सरकूबी के लिए मैं वादा करता हूँ, और मुझे तुम्हारे वादे पर मुकम्मल एतबार है, हिलैंड ने कहा। फिर उसने गन चलाकर दिखाई जो निशाने के परखचे उड़ा देती थी और उसके कुर्बो जवार में आग लग जाती थी। मेरा ख्याल है कि ज़वाला को उसकी सरदारी वापस दिलाने के लिए अब तुम्हें किसी और कुव्वत की ज़रूरत नहीं है। तुम एक ताकतवर फ़ौज बन गए हो और 3 आदमियों की ये फ़ौज किसी दूसरी फ़ौज से जंग करने के लिए काफ़ी है, हिलैंड ने मुस्कुराते हुए कहा।